नमस्कार, मैं हूं यूसुफ अंसारी और आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइन। आज हम बात करेंगे मोदी सरकार के उस मंत्री के बारे में जिनकी जुबान पर लगाम नहीं रहती। मोदी सरकार की एक ऐसी मंत्री जिनकी मानसिकता उनके बयान ही बताते हैं, और ये मंत्री सरकार की ऐसी मंत्री हैं जो वोट के लिए कुछ भी कर सकती हैं, कुछ भी कह सकती हैं। राम यादव की सरकार बनेगी, यादव की सरकार बनेगी, आपको प्रेम फैसला करना। दिल्ली में वोट का शिकार करने में जब मोदी सरकार की मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति निकली तो हंगामा खड़ा हो गया। संसद में जुबानी तलवार भांजने वालों की चांदी हो गई। किसी ने इस्तीफा मांगा तो किसी ने लानत भरे बयान दिए। इस दौरान संसद का कामकाज ठप रहा। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब मोदी सरकार के मंत्री और बीजेपी नेताओं ने महज वोट की खातिर सामाजिक ताने बाने पर हमला किया हो। सवाल यह है कि क्या वोट की खातिर ये सब करना ज़रूरी है? क्यों नेताओं को ऐसा लगता है कि ज़ुबानी जहर उगले बगैर उन्हें वोट का स्वाद चखने का मौका नहीं मिलेगा? इस पर हम बात करेंगे, लेकिन आइए सबसे पहले देखते हैं ये रिपोर्ट जिसमें हमने बताने की कोशिश की है कि नेताओं की ज़ुबान कब कब फिसली है। राम यादव की सरकार बनेगी, यादव की सरकार बनेगी, आपको प्रेम फैसला करना। दिल्ली में चाहिए किसकी सरकार? रामजादों की या हरामजादों की? राम यादव की सरकार बनेगी, यादव की सरकार बनेगी, आपको प्रेम फैसला करना। ये सवाल मोदी सरकार की मंत्री साध्वी निरंजना ज्योति ने दिल्ली की जनता से पूछा। राम यादव की सरकार बनेगी, यादव की सरकार बनेगी, आपको प्रेम फैसला करना। सवाल पूछने के बाद मंत्री महोदया ने अपना स्पष्टीकरण भी दिया। भारत में सभी लोग राम की संतान हैं और बाकी धर्मों के लोग कन्वर्टेड हैं। साध्वी निरंजना ज्योति के बयान और उस पर दी गई सफाई दोनों का मतलब साफ है कि उनके इरादे और निशाने कहीं और हैं। गंभीर आपत्तिजनक बयान पर हंगामा तो मचना ही था, इसका अंदाजा निरंजना ज्योति को भी था और सरकार के हाईटेक मैनेजरों को भी। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही मल्लिकार्जुन खड़गे ने कार्य स्थगन प्रस्ताव पेश किया और फिर हंगामा शुरू हो गया। संसद की कार्यवाही कुछ वक्त के लिए स्थगित की गई और इस्तीफे की मांग बार बार दोहराई गई। एक मंत्री देश की जनता के बड़े हिस्से के लिए अगर असंसदीय और अभद्र भाषा का प्रयोग करे, इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। ये गरीबी से हमारी फैसलाकुन जंग थी, बीच में कहां से मस्जिद और मंदिर आ गए, जिनके माथे पर खिंची थी जेल की लंबी फसील, राम नामी ओढ़कर संसद के अंदर आ गए। जिन्हें जेल में जाना चाहिए था वो संसद में आ गए और इस तरह के बयान देते हैं। इन्हें इस्तीफा देना चाहिए और प्राइम मिनिस्टर को चाहिए और किसी सीनियर मिनिस्टर को चाहिए कि देश की जनता से माफी मांगे। ओके, अश्विनी कुमार माफी मांगे। अभद्र भाषा का इस्तेमाल विपक्ष को लेकर किया गया है, ये बहुत ही निंदनीय है। और इसके साथ साथ खास तौर से जो उन्होंने ये कहा है कि पूरे देश के लोग वो राम के भक्त हैं, उनको राम की औलाद मान के चलना चाहिए। मैं समझती हूँ कि जो हमारा देश का जो संविधान है तो वो धर्मनिरपेक्षता के आधार पर बना हुआ है, तो हमें सभी धर्मों की इज्जत करनी चाहिए। और उन्होंने ये जो लैंग्वेज इस्तेमाल की है तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने हमारा जो भारतीय संविधान जो धर्मनिरपेक्षता के आधार पर बना हुआ है उसके ऊपर बहुत बड़ा कुठाराघात किया है। अश्लील भाषा, अभद्र भाषा का प्रयोग किया है। कल दो मंत्रियों ने इनके अभद्र भाषा का प्रयोग किया है, गाली दी है। मंत्रियों को बर्खास्त किया जाना चाहिए। ऐसे मंत्री सरकार में रहने योग्य नहीं हैं। हमलावर विपक्ष के मुकाबले
बीजेपी के नेता भी सामने आए। देखिए, मैं समझता हूँ ये मामला अब समाप्त हो गया है, क्योंकि संसद के अंदर हमारी मंत्री ने खेद प्रकट कर दिया है कि भी किसी को इससे दुख पहुंचा हो तो वो अपने शब्द वापस लेते हैं। ऐसे बयानों से हम बचेंगे और हमारे प्रधानमंत्री जी से लेकर सभी लोगों ने सदन में इस पर स्वयं निरंजन ज्योति जी ने खेद प्रकट किया है। इसके लिए इस बात को यहीं समाप्त कर दिया गया। हम दिल्ली की जनता के बीच में हमारे सांसद अपनी बात लेकर, दिल्ली की समस्या को लेकर, अन्य बातों को लेकर, मोदी सरकार जी ने जो 6 महीने में किया है उसको लेकर जाएंगे। संसद के बाहर और भीतर जो कुछ हुआ उसकी पटकथा में कुछ भी नया नहीं था, क्योंकि साध्वी निरंजना ज्योति पहली मंत्री या सांसद नहीं हैं जिनकी जहर जुबानी पर हंगामा हुआ हो। हंगामे का सिलसिला जब तक परवान चढ़ता तब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने सांसदों और मंत्रियों को नसीहत की घुट्टी पिला चुके थे। सरकार ने बहुत अच्छे काम किए हैं जिन्हें सांसदों को जनता के बीच ले जाना चाहिए। सांसदों को फिजूल के बयानबाजी से बचना चाहिए। पीएम का मान रखने के लिए निरंजना ज्योति ने खेद प्रकट कर संसदीय मर्यादा को निभा दिया, लेकिन नरेंद्र मोदी की घुट्टी की भाषा गौरतलब है। मोदी अपने सांसदों से सरकार के अच्छे काम को जनता के बीच ले जाने की अपेक्षा रखते हैं, लेकिन सवाल ये कि क्या बीजेपी के मंत्री और सांसद इतने नाफरमान हैं जो वक्त बेवक्त आपत्तिजनक बयान देकर सुर्खियों में रहते हैं, या फिर ये बीजेपी के मंत्रियों और सांसदों को इस बात का भरोसा नहीं है कि सरकार के अच्छे कामों की वजह से जनता उन्हें वोट देगी। निरंजना ज्योति ही नहीं, नरेंद्र मोदी के परम भक्त कहलाने में गर्व का अनुभव करने वाले गिरिराज सिंह को तो नरेंद्र मोदी के रूप में भगवान राम के दर्शन हो गए, इसलिए उन्होंने दिल्ली की जनता को राम का हनुमान बना दिया। बीजेपी के 6 केंद्रीय मंत्री सोमवार को दिल्ली की सड़कों पर वोट का शिकार करने निकले थे। निरंजना ज्योति और गिरिराज सिंह के करतबों से इस बात का अंदाजा तो सबको हो गया कि दिल्ली के दंगल में जहर बुझे जुबानी तीर अभी और चलेंगे, हंगामा भी होगा और पक्ष विपक्ष के तर्क भी दिए जाएंगे। लेकिन इन सब के बीच सामाजिक ताने बाने के कितने धागे टूटकर बिखरेंगे इसका अंदाजा शायद किसी को नहीं है, और ना ही किसी को इस बात की परवाह है। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। साध्वी निरंजन ज्योति के कड़वे बोल जिन पर आज संसद में और संसद के बाहर दोनों जगह हंगामा रहा। बहरहाल इस मुद्दे पर और नेताओं की फिसलती जुबान जैसे अहम मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में बेहद खास मेहमान मौजूद है। हमारे राजनीतिक संपादक मनोज वर्मा हमारे साथ हैं, बीजेपी के नेता अशोक सिंह हमारे साथ हैं, कांग्रेस के नेता रघुराज हमारे साथ हैं और सामाजिक कार्यकर्ता जाहिद ताज हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले बीजेपी के अशोक, बल्कि पहले मैं मनोज वर्मा से टिप्पणी लेना चाहूँगा। मनोज जी, बहुत लंबे समय से आपने सियासत को कवर किया है, ये अक्सर नेताओं की ज़ुबान फिसलती रहती है, और क्या इसके दिल्ली में जानबूझ के जहर घोलने की कोशिश हो रही है या बस यूं ही गाहे बगाहे हो गया? नहीं, मैं अभी दिल्ली की सियासत से तो उसको जोड़कर नहीं देखता, लेकिन मुझे लगता है कि निरंजना ज्योति का जो बयान है वो एक प्रकार से बयान ये कहा जा सकता है, आ बैल मुझे मार, कि बैठे बैठाए एक मुद्दा विपक्ष को दे देना और अपनी सरकार की फजीयत कराना। मुझे नहीं लगता कि इस तरह के बयान से कुछ दिल्ली में हासिल होने वाला है। दिल्ली की राजनीति को यूसुफ भाई आपने भी बहुत करीब से देखा है, मैंने भी देखा है, इस प्रकार की बयानबाजी कम से कम दिल्ली के चुनावों में नहीं चलती है। लेकिन निरंजना ज्योति के इस बयान ने मोदी सरकार की फजीयत आज संसद में कराने का काम किया, और इसका असर यह हुआ कि भाजपा की आज संसदीय पार्टी की जो बैठक हुई उसमें भी सभी सांसदों ने, निरंजना ज्योति अलग थलग पड़ गई। संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने स्वयं उनको एक तरह से लगभग फटकारा कि इस तरह की बयानबाजी की कोई जरूरत नहीं है। तो मुझे लगता है कि अगर इस प्रकार की बीजेपी के मंत्री, मोदी सरकार के मंत्री बयानबाजी करेंगे तो गरीबी का, विकास का और दूसरे जो एजेंडे मोदी सरकार कहती है वो पीछे छूट जाएंगे और सरकार की रोज संसद के भीतर और बाहर फजीयत होगी। जी रघुराज जी, मुझे लगता है कि आप पहला मौका है 6 महीने में जब से मोदी सरकार देश में बनी है कि सरकार की तरफ से कोई एक कहना चाहिए लूज बॉल मिली है आपको चौके छक्के लगाने के लिए। पहले दिन से लूज बॉल नजर आ रही है।
जब हेड शुरू से झूठ लगाया तो कुछ नहीं आपने। नहीं, अब हेड शुरू से झूठ बोला लोगों को। एक एक्चुअल में इवेंट जो मैनेज होता है, इवेंट मैनेजर जिसको कहते हैं, तो बड़ा मूंगे जाल के सपने दिखा देना, लोगों को बहका देना, लोगों को गुमराह कर देना, थोड़े समय के लिए देश की जनता भूल जाती है, बहकावे में आ जाती है, लेकिन उसका रिजल्ट धीरे धीरे निकलता है। शुरुआत से लेके इन्होंने जो वादे अब तक किए हैं उसमें झूठ बोला है, और इनकी जो सोच है, जो आरएसएस की जहनियत है, वो कभी बदल नहीं सकती। मतलब जो इस तरह के बयान है, चाहे वो गिरिराज सिंह है, साध्वी प्रज्ञा, वो ये निरंजन जी हैं, आपके वो आदित्य योगीनाथ जी हैं, आपके वो दूसरे, मतलब आपको लगता है कि ये बयान जो है वो सोचे समझे हैं, या त्रिलोकपुरी का रिजल्ट आपके सामने है, जहां जहां चुनाव होते हैं वहां यही काम करते हैं। इनकी जहनियत है जी, इनकी जहनियत है, इनकी सोच है, लोगों को बांटो राज करो। अशोक जी, क्यों करते हैं आपका नेता ऐसा? सोच रहे हैं, सोच ऐसी है। देखिए, पहली बात तो सत्ता में आने के बाद भी नहीं बदली। पहली बात तो जो विषय है मैं उस पर स्पष्ट कर दूं कि ज्योति रंजन जी जो बयान दिया है, इसको पार्टी के प्रवक्ताओं ने भी खुद संसद में, ज्योति रंजन जी भी, उन्होंने भी माफी मांगा है, खेद प्रकट किया है। नहीं, माफी नहीं मांगी, खेद प्रकट किया है, माफी मांगा है। हाल में दोनों शब्दों का फर्क हो सकता है, लेकिन ऐसा उन्होंने ऐसा नहीं किया होगा भाई मैं खेद प्रकट कर रही हूँ तो बच जाऊंगी या क्षमा मांगूंगी, माफी मांगूंगी तो बस तो गई। वो ऐसा नहीं है, मेरी बात सुन लीजिए। और दूसरा, प्रधानमंत्री जी ने भी अभी कहा है कि हमारे सभी सांसदों को या विधायकों को या किसी प्रवक्ता को, नेता को या मंत्रियों को सोच समझ के बयान देना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता, कांग्रेस के जो हमारे बीच में नेता बैठे हैं रघुराज जी, उनका वही परिभाषा है कि 100 चूहा खा के बिल्ली चली हज को। आज इनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। अभी हमारे नेतृत्व पे आपने छोड़ा नहीं कहने का कुछ। अब ये नेतृत्व पे बात करते हैं, इनको हमारी चीजें दिखाई नहीं देती है, ये देखते हैं कि भाई उन्होंने क्या क्या, उन्होंने क्या कहा, लेकिन जनता ये नहीं देख रही है कि किसने क्या कहा। जो चीजें हैं वो गलत है, उसके लिए माफी मांग लिया। जनता आज ये देख रही है कि पिछली सरकार ने क्या गलती की है, जो ये सरकार अच्छे काम करेगी। देखिए, महंगाई हमारे लिए चुनौती है, हम महंगाई के लिए काम कर रहे हैं। विकास हमारे लिए वादा किया हमने जनता के लिए, हम विकास की तरफ काम कर रहे हैं। जो बयान आ रहे हैं, जो चीजें हम सब मूल मुद्दे इन्होंने क्या कहा कि ये झूठ बोलते हैं, इनके नेता ये बोलते हैं। हमारे देखिए, हमारे यहाँ तो कम से कम परंपरा है कि किसी ने बोल दिया तो उसको तुरंत लगाम लगा दिया जाता है और उसके बाद माफी मांगे। गिरिराज जी का जो बयान है, मेरी बात सुन लीजिए ना, हिटलर शाही हम बता देंगे ना कि सोनिया जी के सामने मनमोहन सिंह कितना बोलते थे। अभी आप देख लीजिए, हमारे यहाँ ऐसा नहीं, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री जी कोयला मंत्रालय उनके पास है और इसमें घपला हो रहा है और वो बताने से भी डर रहे हैं। बाद में जब हट जाते हैं तो कहते हैं जी हमने गलती कर दी। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ अगर कोई गलती करेगा तो तुरंत नकेल दबा दिया जाता है। आपके यहाँ तो खुद राष्ट्रीय अध्यक्षा जी क्या क्या बोल गई, मौत के सौदागर, जहर की खेती, इनके मणिशंकर अय्यर जी हैं। अशोक जी, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही है, सुन लीजिए नेतृत्व क्या बोलता है। इनके यहाँ मणिशंकर अय्यर जी हैं, जो प्रधानमंत्री के विपक्ष के तरफ से उम्मीदवार, उनको ये कहते हैं कि वो चाय बेचते हैं तो मेरे यहाँ पे आके चाय बेचे कांग्रेस के कार्यालय में। इनके यहाँ एक दक्षिण की प्रवक्ता थी, तो मोदी जी ने भी कहा था कि राहुल गांधी को तो मैं ड्राइवर की नौकरी भी ना दूं और सोनिया गांधी को काम वाले की नौकरी ना दूं। ये तो आपने सुना, ये तो हुआ था विधानसभा, कहीं बयान नहीं है, ये तो ऐसा कहीं बयान 2007 में भी, ये ऐसा कहीं बयान नहीं है, ये इनके कहे हुए बयान होंगे। ये लोग कहते हैं, दरअसल कांग्रेस के पास क्या, कांग्रेस की बड़ी आदी हो गई है। 60 वर्ष का जो उम्र होता है ना, वो आदमी बचपन, जवानी और बुढ़ापे के कगार पे खड़ा कर देता है। और 60 वर्ष तक इनकी जो बीमारी है वो सत्ता में रहने की है। अब ये सत्ता में है नहीं, वो अगर मछली को पानी से बाहर निकाल दीजिए तो वो तड़प के मर जाता है। तो आज कांग्रेस की ये स्थिति है कि इनके पास तर्पण है। छोटे से इशू को, मैं इसको किसी शब्द को बहुत छोटा नहीं मानता, ये बड़ा ही मानता हूं उनके कहने के अनुसार, लेकिन उन्होंने माफी मांग लिया। सरकार के प्रधानमंत्री जी ने उनको डांटा भी है और प्रवक्ताओं ने भी अपनी तरफ से स्पष्ट कर दिया, लेकिन इनको चैन नहीं है, कहेंगे इस्तीफा दे दो। अब इस्तीफा ही लेना था तो आप अपने राष्ट्रीय अध्यक्षा जी का इस्तीफा लेते, जब उन्होंने कहा था कि जहर की खेती है, मौत के सौदागर हैं। इस्तीफा ही लेना था तो मणिशंकर अय्यर जी का लेते। इस्तीफा लेना था तो 20-25 इस्तीफा लेना था 20-25 बार का दिग्विजय सिंह का ले लेते। हाँ जी, इसका जवाब देता हूँ। देखो, वो सोनिया जी ने मोदी जी को कहा, आपका यही कहना वो व्यक्ति विशेष के लिए कहा गया। साध्वी निरंजन जी ने, सोनिया जी व्यक्ति विशेष नहीं है, नहीं, मेरी बात सोनिया जी कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष है। सुन लीजिए, आज अगर मोदी जी कहते हैं साध्वी निरंजन किसी घर की बच्ची नहीं है, भारत सरकार की मंत्री है। पहले सुन लीजिए, वो तो सुन लीजिए, वो तो यूपीएस नहीं चाहते हो तो क्या करोगे? आपकी आदत ऐसी है, आप सुनना नहीं चाहते तो क्या कर सकते हैं?
साध्वी निरंजन ने जो भाषा का इस्तेमाल किया, पूरे समाज को गाली दी है। 50% इस देश में महिलाएं हैं, आपने उनकी कोक को गाली दी है। आप उसके मायने निकालिए ना, उस शब्द का मायने निकालिए। कहना बड़ा आसान है आपके लिए। आपको 30% लोगों ने वोट दिया, आपकी 70% देश की जनता को गाली दी आपने। महिला ही थी, आपने सांप्रदायिकता का जहर बोया है। आप किस बात की बात कर रहे हो? माफी की बात कर रहे हो? वो तो मंत्रिमंडल सांसद बनने लायक ही नहीं है अगर उस शब्द को डिफाइन किया जाए तो। जी जाहिदा, जो बात चल रही है, आपने सब नेताओं की बात सुनी, क्या कहेंगे? ये क्या राजनीति में गिरावट है? इस तरह के बयानबाजी समाज को बांटने की कोशिश है? समाज में एक इससे अच्छा संदेश तो नहीं जाता है? देखिए यूसुफ जी, राजनीतिक गिरावट की जहाँ तक बात है, इसका पॉलिटिकल सिनोरियो देखिए इस बात का कि जो इन दो नेताओं पर आरोप लगे हैं गलत बयानबाजी के, वो एक पूर्वांचल का है और एक बिहार का है। और दिल्ली में भारी तादाद है पूर्वांचली वोटों की और बिहारी वोटों की। भाजपा में कोई भी नेता जो अपने को कैडर की पार्टी बताती है, कोई भी नेता भाजपा में बगैर तयशुदा बयान नहीं देता है, और खासकर तब जब वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का मेंबर हो। इस तरह की भाषा में पारंगत लोगों को ही पार्टी जो है ऐसी जगह पे बयानबाजी के लिए नियुक्त करती है। ये भाजपा का इतिहास रहा है अपने जन्म से लेकर आज तक। उन्होंने दंगा के आरोपी लोगों को सम्मानित किया है भाजपा ने, तो भाजपा तो कहीं भी। और जहां तक खेद प्रकट करने वाली बात है, मैं आपको बता दूं कि आप इसे ये सोच के देखिए कि क्योंकि दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भाजपा के मुकाबले खड़ी है, उन्हें पूरे देश में इस चर्चा को चलाना, क्योंकि पूरे देश के लोग दिल्ली में रहते हैं, इसलिए एक मिनिस्टर से ऐसा बयान आना अपने आप में कोई कोइंसिडेंट नहीं है। ये एवरीथिंग हैज बीन डिसाइडेड, सब कुछ तयशुदा है। और मैं तो कहता हूं, यहां पे एक बात जोड़ दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सफाई अभियान की बहुत बात करते हैं देश में। इससे बढ़िया मौका जो साध्वी निरंजन ज्योति ने उन्हें दिया है सफाई अभियान का, उन्हें नहीं मिलेगा। उन्हें फौरी तौर पे जो है अपने मंत्रिमंडल की सफाई करानी चाहिए। और मैं तो यहां तक कहता हूं कि उनसे इस्तीफा लिया ना जाए, बल्कि उन्हें बर्खास्त किया जाए मंत्रिमंडल से। क्यों मनोज जी, जो जाहिद ताज ने मसला उठाया कि साहब उन्हें बर्खास्त कर देना चाहिए, क्या है इस तरह नैतिक बल प्रधानमंत्री के अंदर या सरकार के अंदर? नहीं, अब तो देखिए, रखना और बर्खास्त करना ये तो प्रधानमंत्री का प्रोगेटिव है। अब जाहिद भाई को लगता हो कि बर्खास्त कर देना चाहिए, उनका मत हो सकता है, लेकिन बीजेपी की अपनी एक रणनीति हो सकती है कि हमें बर्खास्त करना है, नहीं करना है। लेकिन ऐसे बयानबाजी से फजियत तो पार्टी की जरूर हुई है। लेकिन जहां तक अभी रघुराज जी ने त्रिलोकपुरी के दंगों की बात की, मुझे ऐसा लगता है कि दिल्ली में जो इस प्रकार की राजनीति इस बार हम देख रहे हैं, इससे पहले कम से कम मैंने जितने भी विधानसभा चुनाव हुए उसमें नहीं देखी। त्रिलोकपुरी में कांग्रेस की परंपरा का सीट रही है, लेकिन पिछले चुनाव में आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार जीता। अभी दिल्ली के सीमापुरी में, मेरे घर से कुछ ही चंद की दूरी पर है, एक चर्च में आग लगने की घटना घटी है। वो भी कांग्रेस की परंपरा का सीट थी, पिछली बार आम आदमी चुनाव वहां जीत गया। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जहां पर ये घटनाएं इस प्रकार की घट रही हैं, वो दिल्ली के ऐसे इलाके हैं जो सुरक्षित सीटें हैं, जहां पर आबादी जरा आर्थिक रूप से कमजोर है, या अल्पसंख्यक माइनॉरिटी को लोग रहते हैं, या दलित और पिछड़े लोग रहते हैं, उसी को केंद्र में रख के पूरी राजनीति हो रही है। इस राजनीति से या इस कम्युनल टेंशन से फायदा किसको होगा? नहीं, मुझे नहीं लगता कि दिल्ली की जनता इस प्रकार के कभी कम्युनल बयानबाजी पे वोटिंग करती हो। दिल्ली के चुनाव मैंने भी देखे हैं, आपने भी देखे हैं, हमेशा विकास के मुद्दे पर या किसी सकारात्मक मुद्दे पर चुनाव लड़े जाते हैं। यहाँ पर कभी धर्म के नाम पर या जाति के नाम पर कम से कम वोटिंग दिल्ली में तो मैंने नहीं देखी कि मोटे तौर पर इस प्रकार की वोटिंग यहाँ जी मनोज, देखते हैं कि वहीं बीजेपी इस मुद्दे पर, इस पूरे मामले को खत्म करने के पक्ष में खड़ी हो गई है। और इस पर बीजेपी सांसद कुंवर भरतेंद्र सिंह की बात की हमारे संवाददाता संदीप शर्मा ने। देखते हैं भरतेंद्र सिंह इस पूरे मामले को किस तरह से देख रहे हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के सांसद भरतेंद्र सिंह हैं। सर, पूछना चाहूँगा, केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति का जो बयान है उस पर खूब हंगामा बरपा है, क्या इस खेद व्यक्त करने के बाद मामला खत्म माना जाए? मेरे ख्याल से मामले को ख़त्म माना जाना चाहिए, क्योंकि ये व्यक्तिगत बयान था और उस व्यक्ति ने इस बयान के लिए खेद व्यक्त करा और क्षमा मांगी, और संसदीय कार्य मंत्री ने भी खेद व्यक्त कर दिया है। और लोकसभा की जो कार्रवाई है वो पुनः अब आगे चल दी है। मेरे ख्याल 10 मिनट तक के लिए कार्रवाई में व्यवधान डाला गया था, जिसका कोई कारण नहीं था, मगर क्योंकि विपक्ष ने कहा कि इस तत्काल बयान दिया जाए, तो संसदीय कार्य मंत्री ने और संबंधित मंत्री ने खड़े होकर तत्काल बयान दे दिया।
लेकिन यहाँ तक विपक्ष की बात है वो इस मुद्दे पर लामबंद है। उनका ये कहना है कि प्रधानमंत्री आकर खुद जो है वो इस पर स्पष्टीकरण दें और साथ में ही इस्तीफे की मांग भी जो है वो साध्वी की हो रही है। प्रधानमंत्री जी ने इस विषय पर संज्ञान ले लिया था और इसी वजह से इतना तत्काल इस पे कार्रवाई हुई है, पहली बात। दूसरी बात, शायद विपक्ष ये भूल रहा है, और जो इसमें इस विपक्ष नहीं, शायद कांग्रेस पार्टी ये भूल रही है कि उनके मंत्रियों ने किस प्रकार के बयान दिए थे। शायद वो भूल रहे हैं कि उनकी गठबंधन सरकार में अजीत पवार जी, जहां पर किसान आत्महत्या कर रहे थे, उन्होंने पानी उपलब्ध ना होने के लिए, डाम को भरने के लिए लोगों से कहा था कि वो वहां जाकर कैसे भरें डाम को, ये अपने लघु शंकर के डाम को भरा जाए। ये कैसे दर्दनाक बयान थे ऐसी जगह में जहां पे किसान आत्महत्या कर रहा था। शायद कांग्रेस भूल रही है कि सहारनपुर में इमरान मसूद ने किस प्रकार के बयान दिए थे स्वयं प्रधानमंत्री के बारे में और हिंदुओं को के सिर काटने के बारे में। शायद ये कांग्रेस पार्टी ये बयान भूल रही है, और ये भी भूल रहे हैं राहुल गांधी कि राहुल गांधी ने स्वयं हस्तक्षेप करके और इमरान मसूद को वहां से चुनाव लड़वाया और टिकट दिया था। तो ये जो दोहरी नीति है कांग्रेस की अपनी गलतियों के लिए, और आज क्योंकि सरकार बदल गई है, कुछ और नीति, ये केवल बचना चाह रहे हैं। इनके पास मुद्दे नहीं बचे हैं और इन्हें पता लग गया है कि प्रधानमंत्री गंभीर हैं। वित्त मंत्री के बयान से, वित्त मंत्री के गंभीरता से ये स्पष्ट हो गया है कि काला धन पकड़ा जाएगा, और जो नॉर्म आपके द्वारा, प्रेस के द्वारा, हमारे सचेत हिंदुस्तान की प्रेस के द्वारा जो रिलीज हुए हैं, वो अभी तक केवल कांग्रेसी नेताओं के बयान रिलीज हुए हैं। तो निश्चित रूप से पता लग रहा है कि आज नहीं तो कल बहुत शीघ्र ही इनके नेताओं को कटघरे में खड़ा कर दिया जाएगा। जो काला धन है उसके बारे में इन पे कार्रवाई होगी। इस वजह से ये बिल्कुल जिन मुद्दों में कोई दम नहीं है, कोई महत्व नहीं है, जो कि एक व्यक्तिगत मुद्दा था, उस व्यक्ति ने माफी मांग ली है, उसे ये मुद्दा बनाने का प्रयास बना। लेकिन भारतेंदु जी, जिस तरह से आप कह रहे हैं, माना जाए कि ये सिर्फ औपचारिकता मात्र है, क्योंकि जिस तरह से आपने विपक्ष के जिन नेताओं के नाम लिए हैं कि उन्होंने माफी मांगी है, इससे तो इस बात की जो है ये हल्कापन साबित नहीं होगा क्या? बताइए, क्या ये जिस तरह से ये एक जो विवादास्पद बयान देना और उसके बाद ये कहना कि आपके दूसरे लोगों ने इस तरह के बयान दिए, शायद ये उचित ना होगा? नहीं, मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूं कि ये गलती को दूसरी गलती से नहीं काटा जा सकता। मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूं। इसी वजह से प्रधानमंत्री जी ने इस गलती को तत्काल संज्ञान में लेते हुए, और संसदीय कार्य मंत्री और साध्वी निरंजन ज्योति ने दोनों ने सदन में खड़े होकर इस विषय पर माफी मांगी और खेद व्यक्त कर दिया है। तो और सदन की कार्रवाई बढ़ गई है, तो ये विषय समाप्त हो गया है। हमसे बातचीत करने के लिए शुक्रिया भारत जी। और ये है बिजनौर से भारतीय जनता पार्टी के सांसद भारतेंदु सिंह, और उनका ये कहना है कि अब ये माफी मांगने के बाद जो है मामले को जो है वो खत्म समझा जाना चाहिए, लेकिन विपक्ष इस मुद्दे को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। कैमरा पर्सन प्रशांत के साथ संदीप शर्मा, दिल्ली। इधर बीजेपी सांसद भारतेंदु सिंह जिन्होंने उंगली उठाई है दूसरी पार्टियों के नेताओं पर भी। और आइए देखते हैं बीजेपी के, माफ कीजिएगा, कांग्रेस के नेता जेपी अग्रवाल से भी हमारे संवाददाता संदीप शर्मा ने बात की। देखते हैं जेपी अग्रवाल का इस पूरे मामले में क्या कहना है। संसद के दोनों सदनों में खूब हंगामा बरपा है और हमारे साथ कांग्रेस के नेता जेपी अग्रवाल हैं। सर, निरंजन ज्योति की बात करें, खाद्य प्रसंस्करण मंत्री, जिस तरह से उनका बयान आया है और उस बयान पर अब उन्होंने खेद व्यक्त किया है, कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया है? खेद व्यक्त करना कोई चीज़ नहीं होती, और जो वो बोली है इससे घटिया लफ्ज़ नहीं हो सकते हमारे लोकतंत्र में। और ये भी अपेक्षा नहीं की जाती किसी भी मंत्री से कि वो इस तरह की भाषा, अभद्र भाषा, गंदी भाषा, इसकी तो जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। लेकिन ये क्यों हो रहा है सब? ये इसलिए हो रहा है कि हमारे प्रधानमंत्री ने एक दिशा दे दी। सबको मालूम है वो क्या चाहते हैं। जब उन्होंने खुद ही टोपी पहनने से मना कर दिया, आज तक तोगड़िया साहब को किसी ने नहीं रोका, योगी आदित्यनाथ को, रितम्बरा स्वामी, वो रितम्बरा को, एक और हैं बाबा, ये सारे एक ही भाषा बोल रहे हैं, अलग भाषा क्या है? सर, यहाँ तक बीजेपी की बात है, बेशक उन्होंने पल्ला झाड़ा है, सरकार ने पल्ला झाड़ा है, लेकिन साथ में ये भी कहा है कि कांग्रेस के लोग और दूसरी पार्टी विपक्ष के लोग भी जो हैं समय समय पर इस तरह के विवादास्पद बयान जो है वो देते रहे हैं। पकड़ो और जेल में भेज दो, सबके लिए कानून बराबर हो, ऐसा कानून बनाओ कि कोई इस तरह की भाषा बोली ना सके। अब क्या आप उनके जो बयान, जो उन्होंने खेद व्यक्त किया है अपने बयान पर, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? नहीं, जो कह दिया, जो बात, जो तीर कमान से निकल गया और निकल गया, उसकी वापसी क्या है? आपने लोगों के दिल में छेद तो कर दिया। शीशे में पत्थर मारो, एक दरार आ जाएगी, तो उसको कैसे जोड़ सकते हो आप? विपक्ष होने के नाते आपकी रणनीति क्या रहेगी?
मुझे लगता है उनको इस्तीफा देना चाहिए या उनको निकाल देना चाहिए मंत्रिमंडल से। हुए इस बात पे? नहीं, मुझे मालूम नहीं, वो तो पार्टी तय करेगी, लेकिन इसका जो हल है वो यही है कि सजा मिलनी चाहिए और सबसे पहली सजा ये हो कि उन्हें मंत्रिमंडल से बाहर कर दें। तो कांग्रेस का कहना है कि निरंजन ज्योति को उनके इस विवादास्पद बयान के लिए माफ़ी मांगने से काम नहीं चलेगा, बल्कि इस्तीफा देना चाहिए और इस पर कार्रवाई की जानी चाहिए। कैमरा पर्सन प्रशांत के साथ संदीप शर्मा, चैनल 1 न्यूज़। तो बीजेपी नेता भले ही कह रहे हो कि साहब साध्वी निरंजन ज्योति के संसद में खेद व्यक्त करने से ये मामला खत्म हो गया है, लेकिन कांग्रेस अभी बेल आउट करने को तैयार नहीं है विपक्ष को और इस्तीफे की मांग पर अड़ी है। बहरहाल इस मुद्दे पर हम चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फौरन हाजिर होते हैं और इस पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा हमारे साथ। राम यादव की सरकार बनेगी, यादव की सरकार बनेगी, आपको ट्रेन फैसला करना। सरकार बनेगी, यादव की सरकार बनेगी, आपको ट्रेन फैसला करना। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम न्यूज़ लाइन में, जिसमें हम बात कर रहे हैं जुबान संभाल के नेताओं की बदजुबानी की। तो अभी आपने ब्रेक पे जाने से पहले सुना बीजेपी किस तरह इस मामले को इससे बचना चाहती है और कह रही है बार बार कि साहब मामला तो खत्म हो गया, साध्वी जी ने खेद व्यक्त कर दिया, और कांग्रेस कह रही है कि साहब उनको या तो बर्खास्त किया जाए या उन्हें उनका इस्तीफा लिया जाए। आइए सुनते हैं समाजवादी पार्टी के नेता चंद्रपाल सिंह ने क्या कहा इस पूरे मामले पर। हमारे संवाददाता ने उनसे बात की है। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के सांसद चंद्रपाल सिंह यादव हैं। पूछना चाहूंगा, जिस तरह से निरंजन ज्योति का एक विवादास्पद बयान आया है और उसके बाद उन्होंने खेद व्यक्त किया है, क्या कहना चाहिए? उन्होंने जो बयान दिया है देश के संविधान के खिलाफ है और इससे पूरे देश में सांप्रदायिकता फैलती है, क्योंकि हम सभी धर्मों का सम्मान करने वाले लोग हैं। उन्होंने बयान देने के बाद संसद में आके माफ़ी मांगी है। ये कोई बात नहीं है कि बाहर बयान दें, बेमनस्ता फैलाएं और यहाँ आकर के जो है उसके लिए माफ़ी मांग लें। पूरा विपक्ष एकजुट है और इस बात को उन्होंने स्वीकार नहीं किया है और सब लोग चाहते हैं कि उनको इस्तीफा देना चाहिए। ऐसे बयान देने वाले लोगों को किसी सूरत में नहीं बख्शा जाना चाहिए। निरंजन ज्योति की बात करें तो पहले वो अपने बयान पे जो है वो अड़िग रही हैं। उन्होंने कहा है कि बिल्कुल सोच समझकर उन्होंने बयान दिया है, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर आकर खेद व्यक्त किया है, अब इस पर आपकी आगे की रणनीति क्या रहेगी? हम यही कहने वाले हैं कि इनकी दो तरीके की नीति है। बाहर कुछ बोलते हैं, अंदर कुछ बोलते हैं। बाहर उन्होंने स्वीकार किया कि हमने जो बात कही सही कही, यहाँ आकर के कहा कि हमने खेद व्यक्त करते हैं, माफ़ी मांगते हैं। तो इनकी दो तरीके की बातें नहीं चलेंगी। अब इनको निश्चित रूप से देश के संविधान के प्रति वफादार होकर के देश को ये साबित करना होगा कि हम धर्मनिरपेक्षता में विश्वास करते हैं। यानी कि आप इस्तीफे की मांग पर जो है वो डटे हुए हैं? बिल्कुल, पूरा विपक्ष एकजुट है और सब लोग चाहते हैं कि इनका इस्तीफा, ऐसे लोगों का इस्तीफा होना चाहिए जिससे और लोगों को भी सबक मिले। संसद के दोनों ही सदनों में हंगामा जो है वो खूब बरपा है इसको लेकर, और निरंजन ज्योति के इस्तीफे की मांग जो है वो की जा रही है। कैमरा पर्सन प्रशांत के साथ संदीप शर्मा, चैनल 1 न्यूज़। साध्वी निरंजन ज्योति का जो बयान आया है ये दिल्ली के चुनाव को लेकर के आया और दिल्ली में बीजेपी, कांग्रेस के अलावा आम आदमी पार्टी एक और बड़ी पार्टी है जो सत्ता की प्रबल दावेदार है। आइए देखते हैं संसद में उनके सांसद भगवंत सिंह मान ने इस पूरे मामले में वो किस तरह से इसको देखते हैं। इससे बीजेपी की मानसिकता धीरे धीरे बाहर आ रही है कि कैसे वो दूसरों को नैतिकता सिखाते थे, दूसरों को शालीनता का पाठ पढ़ाते थे और खुद दूसरों के लिए कैसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक चुने हुए प्रतिनिधि द्वारा, महिला द्वारा, साध्वी द्वारा और मंत्री, इनके द्वारा ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना बहुत शर्मनाक है और आम आदमी पार्टी की तरफ से जोरदार विरोध इसका पार्लियामेंट में दर्ज करवाया गया, जिसके चलते उन्होंने पार्लियामेंट में माफ़ी मांग ली। असल में बीजेपी को सत्ता का नशा इस कदर हो गया है कि वो खुद को अब भगवान समझ बैठे हैं, लेकिन इनको ये समझ लेना चाहिए, ये ध्यान रखना चाहिए कि लोकतंत्र में लोग बड़े होते हैं, नेता बड़े नहीं होते। बहरहाल कुछ भी हो, निरंजन ज्योति के इस साध्वी निरंजन ज्योति के इस बयान से दिल्ली की राजनीति में, क्या देश की राजनीति में एक तरह से भूचाल आ गया है, पत्थर फेंक दिया है। बहरहाल चार पार्टियों का आपने बयान सुने और सबका लगभग मानना है कि भाई ये बयान जो है वो सामाजिक ताने बाने को चोट पहुंचाने वाले हैं।
रघुराज जी, किस तरह से आप देखते हैं कि क्या इस तरह के बयान बीजेपी के नेताओं के लिए बेहद ज़रूरी हो जाते हैं जब वो समाज के ताने बाने पर चोट करते हैं? साहब, जिसकी जहनियत में सोच खराब हो, जिस समाज जिस व्यक्ति की, उससे क्या अपेक्षा रख सकते हैं? इनका संगठन भाजपा एक चेहरा है, पीछे आरएसएस है। अभी मोहन भागवत ने क्या बयान दिया था, अभी रिसेंटली दिया ना मोहन भागवत ने, गिरिराज सिंह ने बयान दिया था बिहार में, इनको तुरंत मंत्री बनाया गया। आदित्य योगीनाथ ने किया, और एक वो दूसरे, तो क्या इसीलिए इस तरह की सोच वाले नेताओं को चूंकि पद प्रतिष्ठा और सम्मान मिलता है, इन्होंने जैसा इन्होंने कंपटीशन माना जाए? जैसा भाई ने बताया बिल्कुल सही बात है। इनको पहले पूरा प्रिपेयर किया जाता कि आप ऐसा बोलें और बाद में हम देखते रहेंगे। इनकी टेंडेंसी, इनकी सोच यही है, समाज को बांटना। शुरू से लेके आज तक इनका इतिहास रहा है। आज अभी भी आप देखिए, लेकिन कारण यह है कि झूठ को इतनी बार ये प्रचारित करेंगे तो आम आदमी को लगेगा पता नहीं बेचारा सच बोलता होगा, लेकिन अल्टीमेटली पोल तो खुलती है। काट की हांडी एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती। मोदी जी ने झूठ का जो पुलिंदा बना के ऊपर से लेके नीचे तक, इनके तो ओथ में, अभी स्मृति ईरानी का झूठ का एफिडेविट आपके सामने ही है, उसमें कहने की मुझे जरूरत ही नहीं है। तो आप लोग एक जिम्मेदार विपक्ष हैं, आप लोग इस पे कुछ कार्रवाई क्यों नहीं करते? अगर स्मृति ईरानी का झूठ का पुलिंदा है या साध्वी निरंजन ने गलत बयान दिया है, संसद में खूब शोर मचाया, संसद में सड़क पे खूब शोर मचाया। आज तो हमारे नेता ने धरना भी दिया इसी बात पे कि झूठ बोल बोल के यूटर्न लेते हैं। हमारा भाई अपोजिशन का काम विरोध करना है, हम जितना कर सकते हैं करेंगे, सड़क पे भी करेंगे, संसद में भी करेंगे, जितना विरोध कर सकते हैं और जितनी ताकत से कर सकते हैं उतना करेंगे। यूसुफ जी, ये बयान इसलिए भी मायने है कि ये व्यक्ति का व्यक्ति द्वारा दिया गया है। एक बार जरा अशोक सिंह जी से हम बयान ले लें जी, बहुत देर से कुल बुला रहे हैं बोलने के लिए। देखिए, अभी जेपी अग्रवाल जी का बयान सुना, उनका दिल में छेद हुआ है। मुझे लगता है कि दिल इनके पास ही है, बाकी और लोगों पे नहीं है। अगर दिल की इतनी बाकी तो रामजादा है ना, नहीं, बाकी दिल की मासूमियत को अगर इतना समझते तो मुझे लगता है कि मणिशंकर अय्यर जी और दिग्विजय सिंह वगैरह ऐसे प्रवक्ता जो उनके रहे, नहीं देखिए पे भी लगाम अशोक, दोनों बयान, चलिए हम बात में बात करें। इमरान मसूद पे भी लगाम लगाते। बात सीपी सिंह जी अभी बोल रहे थे, इमरान मसूद जेल लेकर आए थे। आप देखिएगा, इस समय रामगोपाल यादव जी और सीपी यादव और मायावती जी एक ही भाषा बोल रहे हैं और ये कह रहे हैं कि पूरा विपक्ष एक साथ है। मैं ये भी जताना चाहता हूँ कि जो व्यक्ति टीवी चैनल बैठकर नैतिकता की बात करते हैं, जो दल नैतिकता की बात करते हैं, हम में तो कम से कम इतनी नैतिकता है कि हमारा मंत्री ने माफ़ी मांगा, पार्टी ने मांगा और प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कहा कि सांसदों को, विधायकों को या बीजेपी के कोई नेता हो, चाहे भले मंत्री हो, उनको अपने बयान पर लगाम रखना चाहिए और सोच समझ के बयान देना चाहिए। मैं कहता हूँ वो दिल कहाँ गया था जब सोनिया गांधी जी जहर की खेती बोलती थी, मौत का सौदागर बोलती थी। ये इनके दिग्विजय सिंह तो पता नहीं क्या क्या बोलते थे। अभी आप चंद्रपाल सिंह यादव जी की बात सुन रहे थे, कह रहे देश विभाजित हो रहा है। साहब जरा आजम खान जी को संभाल लेते तो उत्तर प्रदेश में इतनी दिल की चोट नहीं पहुंचती। और आप बात करना, आज मायावती जी भी साथ खड़ी होकर बोल रही हैं, रामगोपाल यादव जी बोल रहे हैं, ये वही लोग हैं जो सर्किट हाउस में मायावती जी के साथ क्या व्यवहार किया था, कपड़े तक फाड़ दिए थे। ये जनता सारी बातों को समझती है और आज तक उस मामले में कभी सफाइयों ने खंडन नहीं किया जी। और आज तक मायावती जी ने भी नहीं कहा कि महिलाओं के साथ बड़ा ये हुआ। आज साध्वी ने बोल दिया, महिला ने बोल दिया, ठीक है, गलती इंसान है, कोई मशीन नहीं है, उससे गलती हो गई, उन्होंने खुद माफी मांगी। बार क्यों सार्वजनिक जीवन गिरिराज सिंह से गलती होती है, योगी देखिए अगर गिरिराज सिंह जी की गलती हुई, चुनाव में उन्होंने बोला है, उसके बाद गिरिराज सिंह जी का आज तक कोई बयान नहीं आया। नहीं, वो बयान नहीं आया। आप जिस भाषा को बोल रहे हैं वो हम लोग भी समझ रहे हैं कि आप क्यों बोल रहे हैं, क्या है। देखिए वो अपना बात कहने की आपकी बात पूरी हुई, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में आपकी बात पूरी हुई, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं एक बात और कहूंगा यूसुफ जी, इसमें अभी बिल्कुल इस्तीफा दे दीजिए, आप उनको सजा दे दीजिए, उनको जेल भेज दीजिए। अभी जेपी अग्रवाल जी ने बड़े आराम से कहा कि उन्होंने बयान दिया, जेल भेज दीजिए। मुझे बताएं कि आज तक उन्होंने कितने कांग्रेसी जिन्होंने बयान दिए इस प्रकार के जेल भेजे हैं, कितने भ्रष्टाचार के मामले हुए जिनको जेल भेजे। गलत करेंगे तो आप भी गलत करोगे, इसका मतलब यही हो गया। सर मैं बता रहा हूँ हिसाब से हम गलत करेंगे तो आप भी गलत करोगे। रघुराज जी बोल रहे थे तो मैं बिल्कुल चुप था भाई, इसका मीनिंग तो यही हो गया ना। सरकार में रहे हैं, मैं समझ सकता हूँ आपकी पीड़ा। राजा जेल गए? नहीं, मैं आपकी पीड़ा को, सुरेश करवाड़ी जेल गए? राजा जी जेल नहीं गए, राजा जी को सरकार ने नहीं भेजा, कलमांडी जी को सरकार ने नहीं भेजा। किसने भेजा? और अरे आपको पता है किसने भेजा? किसने भेजा? आप बताइए ना। आपके प्रधानमंत्री जी तो कोलगेट मामले को लास्ट तक छुपाते रहे, फाइलें तक जला दी, आज तक उसका दस्तावेज नहीं मिल रहा। विषयांतर नहीं है, ये विषय है। जब आप
जब आप कीचड़ उछालोगे तो दूर तक जाएगा। अरे पहले कीचड़ पे तो आइए, आप आइए ना, आप कीचड़ पे तो आइए। कीचड़ पे अशोक जी, तो आपकी सफाई करनी। निरंजन ज्योति के बारे में जाहिद हमारी मंत्रिमंडल की जो अशोक जी बार बार तुलना कर रहे हैं कि साहब कांग्रेस के नेताओं ने भी ये बयान, क्या इन बयानों की तुलना वास्तव में जायज है? पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस तरह का बयान कांग्रेस, सपा, बसपा, जितनी भी पार्टियां इस देश में हैं जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में यकीन रखती हैं, यदि इस तरह का कोई भी बयान गलत है तो उसकी निंदा होनी चाहिए। पहली सर निंदा नहीं, हम तो माफी मांग रहे हैं। आप सुनिए, माफी नहीं मांग रहे, खेद व्यक्त कर रहे हैं। माफी में खेद में फर्क है। सुनने का संयम रखिए। कहने का मतलब यह है कि इन्होंने जितने उदाहरण दिए, चाहे इन्होंने दिग्विजय सिंह का दिया हो, चाहे इन्होंने मसूद साहब का दिया हो, इन पे बाकायदा व्यक्ति ने व्यक्ति के ऊपर कटाक्ष किया, लेकिन निरंजन ज्योति ने एक बहुत बड़े समुदाय को टारगेट करके यह बयान दिया है। ये सीधे सीधे देश के जो देश का आधार है, देश की धर्मनिरपेक्षता का आधार है, उस पर वार है। और जहां तक भाजपा के नेताओं की बात है, जैसे आप टीवी पे हम सुन रहे हैं कि जी खेद प्रकट किया, ये किया, भाजपा का तो ये शुरू से रहा है। उन्होंने तो मुजफ्फरनगर के दंगाई आरोपियों को बाकायदा सम्मानित किया था। बाद में नरेंद्र मोदी जी पहुंचे थे उस प्रोग्राम में, उनको हटा दिया गया वहां से, हटा दिया गया। तो भाजपा कांग्रेस जड़ में कौन है? आज जो समाजवादी पार्टी के लोग बोल रहे हैं उनके मंत्री इसके जड़ में। देखिए पहले मैं बता दूं, और इनके सरकार ने आपको उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार है, तौर पर जांच करना चाहिए। प्रवक्ता के तौर पर आप मौजूद है, मैं किसी पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर नहीं हूं। और आपने जो कहा हमारा मंत्रिमंडल, पहले तो आपको मैं बता दूं, आप जो है नेशनल टीवी पे बैठे, मंत्रिमंडल सरकार का ही नहीं होता, मंत्रिमंडल पूरे देश का होता है। वो सरकार का मंत्रिमंडल नहीं, वो पूरे देश का मंत्रिमंडल है। सरकार देश की है, वो पूरे देश की मंत्री है। और अगर वो देश की मंत्री है तो वो उसकी भी मंत्री है जिनके बारे में उन्होंने गलत बयान दिया है। तो उनको माफी ही नहीं मांगनी चाहिए, बल्कि नैतिकता के नाते उन्हें संसद में ही अपना इस्तीफा देना चाहिए था। इससे एक मिसाल कायम होती भाजपा के सफाई अभियान की। लेकिन शायद इस तरह की नैतिकता देश राजनीतिज्ञों में, पार्टियों में बची नहीं है। क्यों मनोज वर्मा जी, आपने बात सुनी कितनी तीखी? आपने यूसुफ भाई जो बात कही, किसी राजनीतिक दल में ये नैतिकता और इस तरह की बची नहीं है। अभी अपने ये साहब कह रहे थे, हमारे सामाजिक कार्यकर्ता साहब, कि भाई आधार पूरे वर्ग पे कहा गया है। हमने देखा पिछले चुनाव में जब आजम खां का बयान आया था कि करगिल में लड़ाई एक अल्पसंख्यक मुसलमानों ने जिस तरह का बयान उन्होंने दिया, पूरी तरह से सुनिए, मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूं, का बचाव नहीं कर रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि राजनीतिक दल और उनके नेता अपनी सुविधा और अपनी राजनीति के हिसाब से बयानबाजी करते हैं। हो सकता है बीजेपी के नेता ज्यादा करते हो, सपा के नेता कम करते हो, लेकिन यह नहीं हो सकता कि बीजेपी के नेता ही करते हैं, सपा के नेता नहीं करते, कांग्रेस के नेता नहीं बोलते हैं। क्या तिलक तराजू और तलवार, इनके जूते मारो, ये नहीं चलता था नारा? ये किसके खिलाफ था? तो मेरा कहना यह है कि जब आप बात करते हैं, ये बदजुबानी की जो बात है वो सबको लागू होती है। निश्चित तौर पर जो निरंजना ज्योति ने जो बयान दिया है, इसका कोई भी समर्थन नहीं कर रहा है, कोई भी समर्थन नहीं कर रहा। बिल्कुल मिसाल बननी चाहिए कि अगर ऐसे बयान के शुरू में ये कहा है कि जिन बयानों को कोट किया जा रहा है। सवाल ये है, रघुराज जी, मनोज भाई, पहले भी बयान देते थे, कार्रवाई नहीं होती थी, अब भी बयान दे रहे हैं, कार्रवाई नहीं हो रही है। तो फर्क क्या है? क्या ये मजबूत प्रधानमंत्री है? यही एक दुर्भाग्य है इस देश का कि राजनेता और राजनीतिक दल अपनी सुविधा के अनुसार चीजों को गढ़ते हैं। जब वो विपक्ष में होते हैं उनकी बोली और शैली कुछ होती है, जब सत्ता में होते हैं तो उनकी बोली शैली, कार्यशैली कुछ और होती है। प्रधानमंत्री इस सच्चाई को हमें स्वीकार करना पड़ेगा इस मुल्क में, और ये बात सब पे लागू होती है, सारे दलों पे लागू होती है। प्रधानमंत्री अशोक जी, प्रधानमंत्री अपने हर भाषण में कम से कम 4 बार बताते साहब 125 करोड़ का देश है। तो साध्वी निरंजन ज्योति बताएंगे साहब 125 करोड़ में से कितने रामजादे और कितने बाकी हैं? देखिए यूसुफ जी, मैं आपको फिर बताऊं, देखिए ये बात उन्होंने गलत कहा आज, इसीलिए हम सफाई दे रहे हैं और इसलिए आप हमसे प्रश्न पूछ रहे हैं। ये तो फैक्ट है। और हम पूछेंगे, देखिए हम उनके बात का समर्थन तो नहीं कर रहे यूसुफ जी कि उन्होंने ठीक कहा। हमने पहले ही कहा है, मंत्री संसदीय कार्य मंत्री जी ने माफी मांगा, मंत्री ने माफी मांगा, प्रधानमंत्री ने स्पष्ट माफी नहीं मांगी, खेद व्यक्त किया। देखिए अब वो खेद और माफी में फर्क है, और याचना इन दोनों में अगर शब्दों में जाएंगे तो इसका बहुत जाता है। लेकिन मैं एक बार फिर कहूंगा यूसुफ जी, खेद व्यक्त करना, माफी मांगना में जमीन आसमान का फर्क है। भाषा के दुरुपयोग का, जब भाषा का चलन पहले से रहा है नेताओं का, जो आप भी कह रहे हैं, सब कहते हैं, उसमें इस सेंटेंस में, संदर्भ में फर्क है। वो व्यक्ति विशेष का कटाक्ष हो सकता है, लेकिन ये पूरे समाज को इंगित करता है। और मेरा दूसरा प्रश्न है, 3 चीजें इसमें, महिला हैं, साध्वी हैं और मिनिस्टर हैं, पूरे देश को रिप्रेजेंट कर रही है। दूसरी चीज, जो शब्द इसमें, उसके भावार्थ अगर आप निकालोगे
तो ये महिलाओं के नाम पे भी धब्बा हो सकता है, अगर इसको भावार्थ निकालना चाहें तो उसके सेंटेंस को। और अगर ये उस नज़रिए से देखते हैं, इनकी सोच जिस संगठन से संबंध रखती हैं, आज तक का इनका इतिहास पहले भी रहा है। अशोक जी बार बार दिग्विजय सिंह, मणिशंकर अय्यर, फना सिंह, ढिकाने सिंह, ये कहते रहो आप। मैं सोनिया गांधी जी के मैं कहता हूँ सोनिया गांधी कहते रहो। एक मिनट अशोक जी, मैं बात सुन लीजिए। आपके प्रधानमंत्री, मैं टीवी चैनल पे कहना चाहता हूं कि झूठ का सबसे बड़ा पुलिंदा है। मैं एक ऑफिशियली कह रहा हूं, नॉन ऑफिशियली नहीं कह रहा। अभी भी जो एक मिनट सुन लीजिए पहले, मैंने आपकी बात, आपने 10 बार सोनिया गांधी का नाम लिया, मैं कह रहा हूं आपसे, मैं आपकी बात सुन रहा हूं, आप मेरी बात भी सुन लीजिए ना। प्रधानमंत्री मेरे भी हैं, देश का प्रधानमंत्री है वो भाजपा का प्रधानमंत्री नहीं है। आप लोगों ने कभी प्रधानमंत्री इसका सम्मान नहीं दिया। आप जो आदमी जो आदमी आपके नेता देश के बात कर रहे हैं, आपके नेताओं कहते हैं कि हमारे आप लोगों में सबसे बड़ी बीमारी है आरएसएस के लोगों में की क्षमता ही नहीं है। आपके कहना कि ये लोगों में सुनने की क्षमता नहीं है। आपकी पार्टी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह का कितना सम्मान किया? नहीं, उनको तो बताते हैं मजबूर प्रधानमंत्री। मैं दूसरी बात कह रहा हूं, आप आज यूसुफ साहब आज ये 6, 7, 8 कंट्री घूम के आए हैं, आप इनके भाषण सुनिए। इन्होंने कहा जाके दूसरे देश में जाके कि मैं भाजपा का प्रधानमंत्री हूं, हिंदुस्तान का नहीं हूं। ये कहा? आप रिकॉर्ड है ना भूटान में, इन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं भाजपा का हूं। आप लोगों के साथ बड़ी दिक्कत है सर, जिस तरह की राजनीति कांग्रेस करती आई है, वो कांग्रेस अपनी भाषा इस्तेमाल कर रही है यहाँ पे। आज तक उन्होंने कहा है कि 125 करोड़ हिंदुस्तानियों का प्रतिनिधित्व करता हूं। ये आप लोग शर्म आनी चाहिए, साध्वी निरंजन को तुरंत बाहर निकालनी चाहिए, उसको जवाब ये देना चाहिए। कहने से काम नहीं चलता, मुंह में राम मगल में छुरी, ये करते रहो, इसका कोई इलाज नहीं है। दंगे जहां कराने हैं तो तुम कराते हो, इंटेंशनली कराते हो। भागलपुर के दंगा बीजेपी ने कराया, कोई इंसिडेंट हो सकता है, सिखों के बीजेपी ने कराया। कहा गया कि आपकी नैतिकता जो इंदिरा गांधी के अटैक के बाद हमने हजारों सिखों का हमने भागलपुर में दंगे हुए, दिल्ली वाले दंगे से लेकर आपने किया। उत्तर प्रदेश में भी आपके मंत्री थे, आपके पूर्व मंत्री थे। देखिए भागलपुर में दंगे हुए, उत्तर प्रदेश में दंगे हुए। 90 के बाद कांग्रेस बिहार में नहीं लौटी और 89 के बाद उत्तर प्रदेश में नहीं लौटी। तो इसका मतलब ये हम जो करेंगे वो ये करेंगे। देखिए सिखों कांग्रेस बीजेपी तो कहते हैं हम अलग हैं। आप नैतिकता की बात हमें सिखाएंगे, खा के बिल्ली चली आज को जी। आप कम से कम प्रधानमंत्री के बारे में तो दीजिए। सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने, आपके दिग्विजय सिंह ने, आपके मणिशंकर ने, अशोक जी, ऐसा कोई इनका नेता है जिन्होंने नरेंद्र भाई मोदी को क्या शब्द नहीं कहा इन लोगों ने? गरीबी का तो मजाक आपके नेताओं ने उड़ाया। आप तो 5 रुपए भोजन कराते थे। अशोक जी आप तो वही पार्टी है ना जिन्होंने कहा था कि भारत में कभी महंगाई कंट्रोल नहीं हो सकती, सब कंट्रोल हो रहा है। लेकिन साहब आप तो कंट्रोल में होइए, आप कंट्रोल में होइए। जनता ने आपको ऐसी जगह पहुंचा दिया है कि आप कंट्रोल हो जाइए, वरना मुझे लगता है कि 20 साल तक रघुराज जी, जाहिद आप वकील भी है पेशे से, इस तरह के बयानबाजी पर, जैसे आज साध्वी रतम्बरा ने इनका साध्वी निरंजन ज्योति ने बयान दिया है, गिरिराज सिंह पे बयान आया था, उनका केस अभी चल रहा है आचार संहिता वाला, आजम खान वाला भी केस अभी चल रहा है। तो इस तरह के नेताओं की जुबान संभलती क्यों नहीं है? क्या वजह है कि क्या कानून कमज़ोर हमारे यहाँ के इस तरह के बयानबाजी पर किसी नेता को सज़ा नहीं हो पाती है? देखिए कानून की जहाँ तक बात है तो कानून जो है वो लोकतंत्र को न्याय दिलाने के लिए ही बना है। लोकतंत्र में चौथा स्तंभ कानून, तीसरा स्तंभ इसीलिए है लोकतंत्र में। जहां तक बात है, अभी वर्मा जी कह रहे थे अभी कुछ देर पहले कि आजम खान ने ऐसा बयान दिया या दिग्विजय सिंह ने दिया, तो मैं फिर एक बार इस बात को साफ करता चलूं साथ के साथ कि ये कहीं ना कहीं हर पार्टियों में प्रचलन बन चुका है कि अपने ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर वो 1 या 2 नेताओं को आगे रख के इसमें चलते हैं। और कहीं ना नैतिकता, मैं ये नहीं कह रहा कि किसी पार्टी में नैतिकता कम है या ज्यादा है, लेकिन बीजेपी इनसे 10 कदम इसलिए आगे है इस मामले में। चुनाव के दौरान जब बयानबाजी होती है तो चुनाव आयोग सख्त वार्निंग देकर छोड़ देता है कि साहब आइंदा मत करना। एक्ट में जनप्रतिनिधित्व कानून में आईपीसी में कोई धारा है कि साध्वी रतम्बरा के जनप्रतिनिधित्व कानून के अंतर्गत अगर कोई भी व्यक्ति, चुनावा व्यक्ति इस तरह का भड़काऊ भाषण देता है जिससे देश की समता को, देश की धर्मनिरपेक्षता को आंच पहुंचती हो, जिससे जो है देश में दंगे फैलने की आशंका हो सकती हो, जिसमें समुदाय में वैमनस्य बढ़ता हो, उससे उनकी सदस्यता पर
खत्म की जा सकती है, इस आधार पर सदस्यता खत्म की जा सकती है, लेकिन पार्टियां पहल करें तो। लेकिन यूसुफ भाई होता पार्टी का कहा था, कोई एक आदमी भी जाके इलेक्शन कमीशन में जाता है, एक आदमी जाता है, अलग से उसके साथ में इतना दबाव बना दिया जाता है। इस तरह की पॉलिटिकल अवेयरनेस है नहीं हमारे लोगों में बीच में। मैं आपको बता रहा हूं कि कहीं ना कहीं पार्टी प्लॉट से वो लोग उठ करके आते हैं। आजम खान वाला मुद्दा है, उन्होंने बहुत शर्मनाक बयान दिया था, क्योंकि देश में सैनिक की कोई जात नहीं होती, कोई मजहब नहीं होता देश में। इसमें एक केस स्टडी आपके सामने रखना चाहता हूं। वरुण गांधी का बयान हम लोग इस चर्चा में भूल रहे हैं, सबकी हम चर्चा कर रहे हैं। पीलीभीत में बड़ा उन्होंने बवाल मचा था पूरे देश में, बीजेपी मामला भी दर्ज हुआ, जेल भी गए, लेकिन अंत में जो प्रोसीडिंग हुई उसके बाद क्या हुआ, बरी हो गए। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि हमारे पास कानून है, सब कुछ है, लेकिन नेताओं की भी एक फितरत है। बयान दे देंगे भड़काओ, फिर कह देंगे खेद व्यक्त कर देंगे, या कह देंगे साहब हमने तो ऐसा कहा था, मीडिया ने ऐसा दिखा दिया। न्याय का एक सिद्धांत है ना, न्याय का एक सिद्धांत है कि न्याय के लिए हमें जाना पड़ता है न्यायालय तक। न्यायालय न्याय के लिए नहीं आता किसी व्यक्ति विशेष के। कंप्लेंट जब हमारी होती है तो हमें जाना पड़ता है उसके पास। तो न्याय का ये सिद्धांत है। आजम खान मुद्दे में, वरुण गांधी मुद्दे में हुआ यही कि खुद दूसरी पार्टी अपने ऐसे ब्रांड एम्बेसडर को सेव करने के लिए वहां पर पीछे हटी। फोरेंसिक जांच रिपोर्ट तक नहीं आई उस मामले में अभी तक। बाकायदा उनके अफसर जिन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराई थी वो बयान से पलट गए इसमें। तो ये बात बिल्कुल सही, मैं वर्मा जी की बात से इत्तेफाक रखता हूं कि नैतिकता नहीं बची है पार्टियों में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि किसी एक पार्टी का हवाला देकर आप इस तरह के बयानबाजी चालू। बीजेपी का 2007 के विधानसभा चुनाव से पहले एक सीडी दिखाई गई थी जिसके अंदर बहुत सारी आपत्तिजनक चीजें थी, उस पर भी केस चल रहा था। अभी रिपोर्ट आई कि साहब उस पर भी कोई कार्रवाई आगे नहीं हुई है। 7 साल बिल्कुल यही असल बात, यही दुर्भाग्य। क्या पार्टियों के अंदर की एक मिली भगत है ये कि भाई ठीक है वक्ती तौर पर शोर शराबा करो और मामले को खत्म करो, केवल बहस तक ले जाके इसको रोक देते हैं, क्योंकि ऐसे ब्रांड एम्बेसडर अमूमन सभी पार्टियों के पास है, सभी पार्टियों के पास है। मैं इस बात से इत्तेफाक रखता हूं और मैं कहता हूं कि अगर अभी भी वक्त रहते इस बात पे लगाम ना कसी गई, अभी भी, इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि उनसे इस्तीफा नहीं लिया जाना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री से जनता ने उम्मीद लगाई है, वो हमारे भी प्रधानमंत्री हैं। यहां पर किसी भी चश्मे से देखा नहीं जाना चाहिए इस बयान को। इस बयान में मैंने बताया कि सफाई अभियान केवल साफ जगह पर झाड़ू लगाने से नहीं होगी। सफाई अभियान तो देश की उस जगह से शुरू होगा जो देश की सबसे बड़ी न्याय पंचायत है, और उसकी मेंबर हैं वो, मंत्रिमंडल की सदस्य हैं वो, महिला हैं वो, इतनी सारी चीजें उनके साथ जुड़ी हुई हैं। केवल खेत प्रकट करने से क्या होगा? गिरिराज सिंह ने खाली खेत प्रकट भी नहीं किया था उन्होंने तो अपने मामले में, उनको भी मंत्री पद से नवाजा गया। भारतेंदु सिंह जिनका अभी आप बयान सुन रहे थे मुजफ्फरनगर दंगों में, वो भी आरोपी रहे हैं, उनको भी बीजेपी ने टिकट दिया। तो या तो यह है कि बीजेपी ऐसे विशेषज्ञ तैयार करती है, ऐसे विशेषज्ञों की एक नई टीम तैयार करती है बीजेपी। अब देखिए आपका चश्मा क्या है, ये तो देखो दर्शक फिर चश्मे की बात आ गई यहाँ पर। जो दर्शक है वो भी देख रहे होंगे और समझ गए होंगे कि आपका भी बोलने का नहीं, ये आपका काम है, ये आपका काम है कि आप समुदाय विशेष को चश्मा लगा के देखते हैं। आप जितना तेवर बीजेपी पे दिखा रहे हैं उतना तेवर अगर आज से पहले अन्य पार्टियों पे भी किए होते तो शायद मुझे लगता कि आप थोड़ा सा ये स्थिति नहीं आती। लेकिन आपका जो ध्येय है, आपका जो उद्देश्य है, जो आपका जो ध्येय है और आपका कांग्रेस का लीडर ऐसा बयान देता तो बिल्कुल। देखिए चैनल पे तो आप एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में बैठे, लेकिन आपका जो कहने का तरीका और जो तौर है वो किसी और सामाजिक कार्यकर्ता इनकी नजर में वो है जो बीजेपी के बयान की निंदा ना करे। ये कहना चाहते हैं। ये कभी नहीं कहा और आपकी जरूरत नहीं है। और सफाई अभियान हमको चलाना है, हम उसको चलाएंगे। नहीं, वो हमारे लिए चल रहा है सफाई अभियान, देश की जनता के लिए चल रहा है। आपके लिए जो चलना वो चलेगा, नहीं वो तो हमारे लिए चल रहा है ना। लेकिन सरकार चलाने की जिम्मेदारी हमारी है, देश में वातावरण बनाने की जिम्मेदारी हमारी है, हम अपनी जिम्मेदारी को निभाते हैं। और इन्होंने जो कहा है प्रधानमंत्री साफ नहीं करेंगे तो जनता साफ करेगी, जनता अपने आप साफ करेगी। मेरा यही कहना है कि प्रधानमंत्री, कांग्रेस जानती है जनता कैसे साफ करती है। जैसा आपको साफ किया, कांग्रेस को आपको साफ किया ना। प्रधानमंत्री बाहर जाते हैं, देश में जाते हैं कि साहब मैं 125 करोड़ का प्राइम मिनिस्टर हूँ। प्रधानमंत्री 125 करोड़ जनता का, 125 करोड़ में सभी आते हैं साहब, खाली एक कोई समुदाय व्यक्ति विशेष कोई नहीं आता। और आप अपने कैबिनेट के लोगों से बयान दूसरे दिलवाते हो तो आपका चरित्र उजागर होता है इससे। जितना विपक्ष इस मुद्दे को उछाल रहा है उतना विपक्ष देश के विकास के मुद्दे को उछालता। अब मैं उसकी बात भी करूंगा। विपक्ष ये जगह ले जाना चाहते हैं और जिस समुदायिकता की बात करते हैं, सुनिए जिस समुदायिकता की बात करते हैं आजकल देश इसको सुनना नहीं चाहता। ठीक है, साध्वी नंदन जो कह दिया वही सुनना चाहता है। जो साध्वी माफी मांगा ना वही सुनना चाहता है। आप जूते मारो ऊपर माफी मांगेंगे कौन सेंटेंस हुआ भैया? आज अगर ये गलती नहीं होती तो आप हमसे प्रश्न नहीं करते, मुझे यहाँ खड़ा नहीं करते, मुझे बुलाते नहीं, हमने माफी मांगी।
लेकिन कांग्रेस और बाकी विपक्ष जिस मुद्दे को ले जाना चाहती है, जो हवा देना चाहती है, वो जनता उसको जाने वाली वही नहीं। भाजपा चिल्लाते रहे। भाजपा के प्रवक्ता होने के नाते क्या अशोक जी टीवी चैनल पे भी खेद प्रकट या माफी मांगते हैं इस बयान भाई मेरे प्रधानमंत्री जी ने कहा है, मेरे संसदीय कार्य मंत्री ने कहा है, मंत्री ने मांगा है, मुझे मांगने में क्या है, मैं मांगता हूं। लेकिन कांग्रेस के लोग तो बोले कि आज तक सोनिया गांधी जी ने अपने बयान का माफी क्यों नहीं मांगा? क्यों, कौन से बयान की? अरे उन्होंने मौत के अरे जब तुम्हारी राष्ट्रीय पार्टी का अध्यक्ष आप 302 का एक्यूज है, सुन लीजिए ना, आप सुन लीजिए, आपके नेताओं में क्या क्या है वो तो सुन लीजिए। अमित शाह बरी हो गए क्या? कोई 2-4 ईमानदार नेता है, बरी हो गए क्या साहब? अमित शाह 2-4 नेता है, बरी हो गए क्या? मामला न्यायालय में चल रहा है ना, मैं कहता हूँ बरी हो गए, न्यायालय में उसको क्लियर करते पहले। अरे क्लियर करके तभी जाते। आप अपने पहले बैठा दिया, हमारे आपके जैसा नहीं है साहब, हमारे आपके जैसा नहीं है। इसीलिए आपको लोगों को सही रॉबर्ट वडेरा जी पढ़े हैं, सही कहा गया, सीट दे दिया। देखिए अशोक जी, अगर आप रॉबर्ट वडेरा के केस में भी बीजेपी ने अब तक क्या किया? बताओ। बीजेपी जो कर रही है नहीं, बीजेपी का फांसी चढ़ा देगी। बताओ ना, गलत चल रहा है, हमने चोरी किया था, हमें बंद करिए। करना चाहिए भाई। अगर बीजेपी को लगता था विपक्ष में रहते हुए कि रॉबर्ट वडेरा जो है इस देश के राष्ट्रीय दामाद बताते थे आप। मैं आपको एक सब्जेक्ट तो मुझे लगता ही है कि आप जिसका प्रवक्ता है, लेकिन मैं फिर भी एक बात बता दूं। सोच है, नहीं संक्षेप में छोटा सबसे आपकी सोच है अशोक जी, ऐसा नहीं है जैसा आप कहना चाह रहे थे आप। मैं इस समय कहना चाह रहा, इन्होंने अभी वडेरा जी का जो बार बार जिक्र करते हैं, वो 3.5 हेक्टेयर का केस है गुड़गांव का। मैं अशोक जी से कहना चाहता हूँ, सरकार ही नहीं की है, हरियाणा में भी सरकार ही की है, भारत में भी सरकार ही की है। एनसीआर में एक सेंट्रल कानून है गवर्नमेंट का बना हुआ, आप कार्रवाई करिए ना। 37,000 हेक्टेयर जमीन गुड़गांव में हुई, आप 1 लाख हेक्टेयर गौतम बुद्ध नगर में है। यही मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, कोई भी आकर डिबेट कर ले मेरे से और लीगल इनलीगल की बहस कर, इनमें सब जाति यही फंसेंगे। जमीन किसने खरीदी है उसकी एक आम आदमी की गलती, एक मिनट सुन लीजिए पहले। अरे गवर्नमेंट आपकी सरकार है, आप इंक्वायरी कराओ, देती है सब, आपकी सरकार है, आप इंक्वायरी कराइए, लेकिन ये आपकी नियत खराब है। हमारा इशू डाइवर्ट मत करिए। वो पूछिए ना, तो राहुल गांधी जी पैदल चलते थे, जो इंसाफ देने के लिए बात करते थे, कहाँ गए? आज भी किसान अशोक जी उनको न्याय नहीं मिला। अशोक जी तभी तो कॉर्पोरेट के हित में एक्विजिशन लैंड बिल जो चेंज हो रहा है, कॉर्पोरेट के हित में हो रहा है। ठीक। आपके प्रधानमंत्री जी ने एक बात और कही साहब, हमारे जो अच्छे काम सरकार के हैं वो जनता के बीच लेके जाएंगे। बताएंगे 2-4 काम बता दें हमें, 6 महीने में कौन से काम ऐसे हैं? संक्षेप में बताइएगा। मैं संक्षेप में बता दूं। अब 6 महीने का पूछ रहे हैं तो 6 मिनट तो देंगे ना? नहीं 6 मिनट नहीं है, 6 सेकंड। 1 मिनट दे दीजिए। 6 सेकंड। हमने जनधन योजना लागू किया है, आज ऐसा पहली बार हुआ है। आप भी बैंकों में जाते होंगे, आपको 20 डॉक्यूमेंट्स मांगते होंगे, आप खाता नहीं खुलवा पाते होंगे, जो एक आम आदमी गरीब। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक सेकंड बोलने दीजिए, इनको बोलने मैं अशोक जी से एक निवेदन करना चाहता हूं। मैं प्रोग्राम को खत्म करता हूं। एक सेकंड प्लीज, आपने एक सेकंड का क्वेश्चन है। एक बात और, इन्होंने कहा कि बैंकों में अकाउंट कागज मांगते हैं। मैं इनके साथ आपके चैनल पर कहना चाहता हूं, मैं गांव का वासी हूं, मेरे घर मॉर्गेज करा के लोन दिलवा दें, मेरा चैलेंज है इनसे। चलिए सुनिए अशोक जी, जल्दी से बात खत्म कीजिए, बाकी के लिए मौका नहीं है। कि जो मॉल की बात कर रहे हैं, सेक्टर 18 में मार्केट है, इनके भी इनके बड़े मॉल है और दुनिया भर के पैसे इनके पास है। सुनिए, मैं आपकी बता रहा हूँ, व्यक्तिगत चला है, प्रोग्राम को खत्म करने का वक्त चला है। देखिए, आपने बात पूछी, मैं बताता हूँ। हो गया वो प्रधानमंत्री का भाषण चाहते नहीं कि मोदी जी अपनी बात को रख सके। मोदी जी तो हर मंच पे बात रख रहे हैं, आपको पूरा मौका दिया गया है, कांग्रेस की बात नहीं, पूरा मौका आपको देगा, बात करेंगे और विकास का मुद्दे पर वाला चर्चा करेंगे। इस देश में किसान मजदूर की किसी को बात नहीं करनी। ये थी आज चर्चा, इस बात पर लेकर के नेताओं की जुबान क्यों फिसलती है। और चर्चा में यह बात सामने आया कि सभी पार्टियों में ऐसे नेता हैं जिनकी अक्सर या तो जुबान फिसल जाती है या जानबूझकर वो इस तरह के बयान देते हैं ताकि लाइमलाइट में आ सके और अपने आप को अपनी ब्रांडिंग वो कर सके। बहरहाल मुझे हुमायूं बाराबंकी साहब का एक शेर याद आया, दूसरों पर जब तबसरा कीजिए आईना सामने रख लिया कीजिए। आज न्यूज़ लाइन में इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।